तो चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जैसा हमारे साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर में दिया गया है। हाँ बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स और इन्हें कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स, इन सब को समझें। एकदम, मतलब मिशन है फंडामेंटल्स को क्लियर करना। एग्जैक्टली। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब ये बहता कैसे है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जिस रास्ते पर बहता है यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा। और ये बहता क्यों है, मतलब वो पुश क्या है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। और जो रुकावट आती है वो है रेजिस्टेंस। और ओम्स लॉ भी है इसमें। हाँ, ओम्स लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। सोर्स में एक अच्छा उदाहरण है पानी का। जैसे वाटर करंट वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बिल्कुल, जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है खासकर कंडक्टर्स में जैसे मेटल वायर्स, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये एक बंद रास्ते में बहता है। हाँ, एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, उसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। स्विच देखा है ना। हाँ, वो स्विच इसी रास्ते को पूरा करता है या तोड़ देता है, मतलब ऑन या ऑफ। और करंट की डायरेक्शन वो पॉजिटिव चार्ज वाली। हाँ, कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की मानते हैं, जो असल में इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज के फ्लो से ऑपोजिट होती है। अच्छा, और इसे नापते कैसे, मतलब कितना करंट है? उसके लिए SI यूनिट है एम्पेयर, ए से लिखते हैं। बेसिकली ये बताता है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज बह गया। फॉर्मूला है I = QT। बिल्कुल, I करंट है, Q चार्ज है, इसकी यूनिट कूलम होती है, C होती है, और T टाइम है। और नापने के लिए डिवाइस? एमीटर। इसे सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में, ठीक है। और ये कूलम कितना चार्ज होता है? एक कूलम काफी बड़ा चार्ज है, इसमें करीब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। वाव, काफी ज्यादा है। लेकिन ये चार्जेस अपने आप तो नहीं बहते होंगे, जैसे सोर्स में लिखा है पानी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में नहीं बहता। सही बात, उन्हें एक तरह का धक्का चाहिए, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। एग्जैक्टली। ये डिफरेंस आमतौर पर बैटरी या सेल पैदा करते हैं अपनी केमिकल एनर्जी यूज करके। और इसकी यूनिट वोल्ट है। हाँ, SI यूनिट वोल्ट V, और इसे नापने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। एमीटर सीरीज में, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। सर्किट में जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उनके अक्रॉस। अच्छा, तो V = WQ, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ, टेक्निकल डेफिनेशन यही है। हर यूनिट चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ओम्स लॉ पर। ये काफी सुना है। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल है, जॉर्ज ओम ने दिया था। सोर्स कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। बिल्कुल, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, और इसे लिखते हैं V = IR। R, ये क्या है? R है रेजिस्टेंस, ये एक कांस्टेंट है उस कंडक्टर के लिए। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करती है, रोकती है। अच्छा, रुकावट? इसकी SI यूनिट ओम। हाँ, ओम्स लॉ से R = VI भी लिख सकते हैं और I = VR भी। I = VR मतलब करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। एग्जैक्टली। और रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने के लिए रियोस्टाट जैसे डिवाइसेस होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर होता है वो। तो ये रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है? तार की लंबाई, मोटाई। हाँ बिल्कुल, सोर्स के हिसाब से ये कंडक्टर की लेंथ L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब तार लंबा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और मोटाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोटा तार तो रेजिस्टेंस कम। और मटेरियल पर भी। हाँ, मटेरियल की नेचर पर बहुत डिपेंड करता है। इसके लिए एक टर्म है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसे रो से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला हुआ R = LA। एकदम सही। रो हर मटेरियल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसकी SI यूनिट है ओम मीटर। मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, चार्ज आसानी से फ्लो करता है, जबकि इंसुलेटर्स जैसे रबर या प्लास्टिक, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। सोर्स में एलॉयज का भी जिक्र है हीटिंग डिवाइसेस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन या टोस्टर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एलॉयज मतलब मेटल्स का मिक्सचर, उनकी रेजिस्टिविटी आमतौर पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है।
पर हीटिंग डिवाइस में ज्यादा रेजिस्टिविटी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हीट चाहिए। हीट पैदा होती है रेजिस्टेंस की वजह से। जूस लॉ है ना, H = I²RT। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा पैदा होगी। अच्छा, और एलॉयज हाई टेम्परेचर पे जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं। हाँ, ये भी फायदा है, इसीलिए हीटिंग एलिमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टर्स को जोड़ने के तरीकों पर, सीरीज और पैरेलल। हाँ, दो मेन तरीके हैं सर्किट्स में कंपोनेंट्स जोड़ने के। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में रेजिस्टर्स एंड टू एंड जुड़े होते हैं, एक के बाद एक ही रास्ता होता है करंट के लिए। मतलब करंट सब में सेम रहेगा? हाँ, करंट I सभी रेजिस्टर्स में सेम रहता है और टोटल रेजिस्टेंस RS बढ़ जाता है। वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सीधा सम होता है। RS = R1 + R2 + R3। इसका कोई डिसएडवांटेज है ना? अगर एक भी कंपोनेंट, मान लो एक बल्ब फेल हो गया तो पूरा सर्किट टूट जाता है, करंट फ्लो रुक जाता है। बल्ब गया तो पूरी लड़ी बंद। बिल्कुल वैसा ही। और पैरेलल में रेजिस्टर्स को ऐसे जोड़ा जाता है कि करंट के लिए मल्टीपल पाथ्स बन जाते हैं। वो पॉइंट्स के बीच जुड़े होते हैं, तो उसमें करंट बट जाता है। हाँ, टोटल करंट I बढ़ जाता है। I = I1 + I2 + I3। लेकिन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वो सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहता है। और टोटल रेजिस्टेंस? पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उसे निकालने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये घरों की वायरिंग में यूज होता है? हाँ, डोमेस्टिक वायरिंग ज्यादातर पैरेलल में होती है। इसका फायदा यह है कि हर डिवाइस, बल्ब, पंखा, टीवी इंडिपेंडेंटली काम करता है। मतलब एक चीज खराब हो तो बाकियों पर असर नहीं पड़ता। सही, और सबको सेम वोल्टेज जैसे 220V मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। करंट बहने पर गर्मी क्यों पैदा होती है? ये रेजिस्टेंस की वजह से ही है। जब चार्ज फ्लो करता है रेजिस्टेंस के थ्रू तो उसे ओवरकम करने में वर्क करना पड़ता है और ये वर्क एनर्जी हीट में बदल जाती है, डिसिपेट हो जाती है। इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। H = I²RT। हाँ, पैदा हुई हीट H करंट के स्क्वायर I², रेजिस्टेंस R और टाइम T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान दें, करंट का स्क्वायर है I², मतलब करंट थोड़ा भी बढ़ेगा तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसके एप्लीकेशंस तो बहुत है। इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन। इलेक्ट्रिक बल्ब भी, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो इतनी ज्यादा हीट से पिघलता नहीं है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो भी इसी पर काम करता है? हाँ, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। वो एक खास मटेरियल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जब करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से, तो फ्यूज वायर गर्म होकर पिघल जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल, इससे महंगे अप्लायंस बच जाते हैं। फाइनली, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? पावर मतलब रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, किस दर से इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रही है या डिसिपेट हो रही है। इसका फॉर्मूला? P = VI। हाँ, P = VI। ओम्स लॉ, V = IR। यूज करें तो P = I²R या P = V²R भी लिख सकते हैं। SI यूनिट वॉट, W, जैसे 100 वॉट का बल्ब। हाँ, वॉट। लेकिन कमर्शियल यूनिट जो बिजली के बिल में आती है वो किलोवाट आवर, kWh होती है, जिसे यूनिट कहते हैं। हाँ, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। ये एनर्जी की यूनिट है, पावर की नहीं। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। तो हमने सोर्स मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी के कोर कॉन्सेप्ट समझ लिए। करंट, सर्किट, वोल्टेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट और पावर। हाँ, और ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे मटेरियल बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है, या सीरीज वर्सेस पैरेलल कनेक्शन का क्या असर होता है। ये सब हमारी डेली लाइफ की टेक्नोलॉजी को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। अच्छा, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोर्स में बताया है कि बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है और उसे थर्मली आइसोलेटेड रखते हैं, पर यह भी कहा कि ज्यादातर पावर हीट में वेस्ट होती है, लाइट कम मिलती है। तो क्या एफिशिएंसी बढ़ाने का कोई और तरीका है, या लाइट बनाने के लिए हीट पैदा होना एक अनअवॉइडेबल बाय प्रोडक्ट है? इस पर सोचिएगा। हाँ, अच्छा सवाल है। चलिए आज के लिए इतना ही।